इकोनॉमिक्स कर रहे थे हम, ठीक है। उसमें आगे बढ़ते हैं आज। तो प्राप्तियों एवं व्ययों का समायोजन पढ़ना है आज हमने। क्या पढ़ना है? प्राप्तियां यानी रिसीट्स और व्यय मतलब एक्सपेंडिचर का समायोजन पढ़ना है। तो 2022-23 का बजट पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। तो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के दौरान सरकार का कुल व्यय डिजिट देख लीजिए पहले कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 कितने हैं? 7 डिजिट। इनको याद करना आपने। 39, 44, 909 करोड़। 39। अब इसको कैसे करते हैं हम याद? अगर ऐसे याद करने लगे इतने करोड़ इतने लाख तो गड़बड़ हो जाएगा। 39 44 909 करोड़ बजट। 39 44 909 करोड़ बजट में अनुमानित किया गया था। कितना? 39 44 909 करोड़ बजट में अनुमानित किया गया था। जबकि कोविड के प्रभाव से संशोधित आकलन में 2022-23 में सरकार का कुल खर्च 41,87,232 कितना? 41,87,232 करोड़ अनुमानित है। 2022-23 के लिए बता रहा है, 23-24 का नहीं अभी आया। क्या बता रहा है? इतना अनुमानित था, लेकिन कोविड आ गया, खर्चा कितना हो गया? 41 में हो गया। 39 का अनुमान था, खर्चा कितना हो गया? 41 में। चलो आगे। दो 2023-24 के दौरान सरकार का कुल व्यय और भी अधिक 45,03,097 करोड़ नए बजट में प्रस्तावित है। अब जो अभी तक जो सबसे इंपॉर्टेंट डिजिट हमारे लिए है वो ये वाली है। कौन सी? कितना अनुमानित है? जो कुल व्यय, सरकार का कुल व्यय कितना अनुमानित है? तो 45,03,097 करोड़ नए बजट में प्रस्तावित है। केंद्र सरकार का यह अब तक का सबसे बड़ा बजट। 2022-23 के दौरान हुए कुल व्यय 41,87,232 करोड़ से 315,865 करोड़ अधिक होगा। अब तक का सबसे बड़ा बजट है। चलो आगे। कुल व्यय, अब व्यय देखना हमने। 2023-24 के लिए प्रस्तावित 45,03,097 करोड़ के कुल व्यय में से 35,02,136 करोड़ राजस्व खाते यानी 77.77% खासकर याद करना है आपने राजस्व खाते में, और रुपए 10,00961 करोड़ पूंजी खाते में यानी 22.23% में व्यय होंगे। राजस्व खाते में कितना व्यय होगा? 77.77%। पूंजी खाते में कितना व्यय होगा? 22.23%। कोशिश ये करनी चाहिए पहले प्रतिशत याद करो। संभावना भी अधिकतर क्या होती है? प्रतिशत में पूछता है, लेकिन मैंने कहा ये डिजिट भी बजट में याद करनी पड़ती हैं। 35,02,136 करोड़ रुपए राजस्व खाते में और 10,00961 करोड़ रुपए पूंजी खाते में व्यय होंगे। ठीक है, इसको ऐसे याद कर सकते हैं आप 1,961। इसको याद कर सकते हैं 35,02,136 करोड़ रुपए। ऐसे ही याद किया जाता है। 3,50,21,2,136 ऐसे करके याद नहीं होता है। आप कैसे याद करते हैं? 35,02,136 करोड़ रुपए राजस्व खाते में। कितने राजस्व खाते में? 35,02,136। 35,02,136 35,002। कई बार क्या करना पड़ता है? दिमाग में रखना पड़ता है। फिर पूछेगा पूंजी खाते में कितना? 1,961। 1,961 साथ में करोड़ जरूर बोलना है, रुपए, करोड़ रुपए। संशोधित आकलन में 2022-23 में पूंजी खाते में सरकार का कुल व्यय 72,82,74 करोड़ अनुमानित किया गया था। इस प्रकार 2023-24 में सरकार के पूंजीगत व्यय में 37.4% की वृद्धि प्रस्तावित है। अब इंपॉर्टेंट क्या होता है? कितने प्रतिशत की वृद्धि प्रस्तावित है? 37.4 की। डिफरेंस निकाल दो, अपने आप निकल जाएगा उसका परसेंटेज। अगर आपको निकालना आता तो अब कौन निकाल रहा है? इतना समय थोड़ा होता है, इसलिए याद कर लो उसको। 37.4% वृद्धि प्रस्तावित है। कितनी? किसमें? पूंजीगत व्यय में। किसमें? पूंजीगत व्यय में। कितने प्रतिशत? 37.4%। बार बार पूछना पड़ता है पूंजीगत व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि प्रस्तावित है? आंसर 37। जिनका मीडियम इंग्लिश है, जिन्हें हिंदी में नहीं बोलना आता, वो 37.4 बोले। 37.4%।
है ना। व्यय आपूर्ति 2023-24 में सरकार के कुल 45,03,097 करोड़ में प्रस्तावित व्यय की आपूर्ति 26,32,281 करोड़ की राजस्व प्राप्तियों से तथा शेष 18,70,816 करोड़ की आपूर्ति पूंजीगत प्राप्तियों से करने की बात बजट प्रस्तावों में कही गई है। दरअसल क्या होता है, मुख्य परीक्षा में जब आप लिखोगे ना तब आपको जरूरतें पड़ेंगी। क्या पड़ेंगी? अब मुख्य परीक्षा अभी तो हो नहीं रही है, अभी तो पहले प्री नहीं हुआ उत्तराखंड पीसीएस का भी इस साल का, है ना। जब होगा तब फिर पता नहीं कब मेंस होगा, तो उस साल का बजट आपको क्या करना है, मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे याद किया जाता है, कैसे याद करना है। प्री में क्वेश्चन बन सकते हैं, अभी हाल फिलहाल में जो पेपर चल रहे हैं उसमें क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। 26,32,281 करोड़ की राजस्व प्राप्तियां, 18,70,816 करोड़ की पूंजीगत प्राप्तियां। यानी प्राप्तियों में हम देख रहे हैं कि राजस्व प्राप्तियां ज़्यादा प्राप्त हो रही हैं हमें और पूंजीगत प्राप्तियां कम हो रही हैं। यानी 26,32,281, 26,32,281, 18,70,816 करोड़। दिक्कतें होंगी याद करने में, करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? जो करते हैं वो नैनीताल जाते हैं, प्रशासनिक अकादमी में ट्रेनिंग लेते हैं, जो नहीं करते हैं वो फिर अगले वाले प्री की तैयारी कर रहे होते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि क्या करना है। जो अच्छा याद करते हैं वो लवासना मसूरी में जाते हैं, जो नहीं करते हैं वो अगले प्री की तैयारी करते हैं, ठीक है। मेंस को ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी है, क्योंकि प्री निकालने से कुछ नहीं होगा, है ना। आपने 4 बार 6 बार आईएएस के प्री निकाले हैं, मेंस इंटरव्यू नहीं क्वालिफाई कर पाए, तो आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं लोग। नहीं करेगा कोई भी, कोई रिस्पेक्ट नहीं है किस चीज़ की, प्री निकालने की। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा इस छोटे से कस्बे में कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ भाई 6 बार प्री निकाला था, बड़ा इंटेलिजेंट है, बेचारा। क्या बोलेंगे? साथ में क्या है, बेचारा या बेचारी। ये शब्द क्या मिलेंगे आपको सुनने को, और ये आपको और कमज़ोर करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको बेचारा और बेचारी नहीं बनना है तो कृपया मेंस निकालने की सोचिए, प्री निकालने की सोचिए, और अपना जो कम्युनिकेशन या आपका जो बोलने का तरीका, अपना पर्सनालिटी इंप्रूव कीजिए, ठीक है, और फाइनल सिलेक्शन लीजिए। आगे 26,32,281 करोड़ की राजस्व प्राप्तियों में 23,30,631 करोड़ कर राजस्व, टैक्स रेवेन्यू। बजट पढ़ लिया आपने, अब आपकी समझ में तो आएगा। जो पहली बार ये लेक्चर सुनेगा उसकी समझ में नहीं आएगा टैक्स रेवेन्यू क्या होता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है। टैक्स रेवेन्यू से कितना कमाएगी सरकार, यानी राजस्व प्राप्तियों में, यानी रेवेन्यू जो रिसीट्स हैं उसमें टोटल जो कमाई होगी सरकार की वो 26,32,281 करोड़ होगी। कितनी होगी? उसमें से 23,30,631 करोड़ टैक्स रेवेन्यू से कमाएगी केंद्र सरकार। किससे कमाएगी? केंद्र की निवल प्राप्तियां होंगी। क्या होंगी? नेट प्राप्तियां होंगी। तथा शेष 301,650 करोड़ रुपए कर भिन्न राजस्व से, नॉन टैक्स रेवेन्यू से जुटाने का लक्ष्य है। अब आपको पता है नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है? रेल है, पोस्ट ऑफिस है ना, जितने भी औद्योगिक आस्थान है, उद्योग हैं जितने भी केंद्र सरकार के, BHEL है, ONGC है, वो भी तो कमा के देगी सरकार, ठीक है। तो वहां से कितना कमा रही है? 301,650 करोड़ रुपए। इसका मतलब टैक्स रेवेन्यू से ज्यादा कमाती है सरकार, नहीं सॉरी 233, हाँ इससे ज्यादा कमाती है, क्योंकि ये डिजिट कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 और ये कितनी है 1 2 3 4 5 6। जो आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू है वो 6 डिजिट में है, जबकि आपका जो टैक्स रेवेन्यू है वो 7 डिजिट में है। इसका मतलब टैक्स से ज्यादा कमाती है भारत सरकार, केंद्र की सरकार। इतना समझ में आ गया? ठीक, आगे तीसरा पॉइंट ये है 18,70,816 करोड़ की प्रस्तावित पूंजी प्राप्तियों में 23,000 करोड़ ऋणों की वसूली, रिकवरी ऑफ लोन से, वह रुपए 17,86,816 करोड़ रुपए उधारियों से प्राप्त किए जाएंगे। अब भाई ये बता रहा है कि 18,70,816 करोड़ हमने बोल तो दिया, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट का हमने बोल तो दिया, लेकिन आएगा कहां से? तो 23,000 करोड़ रुपए कहां से आएंगे? ऋण की वसूली से, रिकवरी ऑफ लोन से आएगा। 17,86,816 करोड़ रुपए कहां से होंगे? उधारियों से प्राप्त किए जाएंगे। शेष 51,000 करोड़ रुपए कहां से आएंगे? सार्वजनिक उपक्रमों में डिसइन्वेस्टमेंट से। विनिवेश बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। विनिवेश मतलब डिसइन्वेस्टमेंट कब बोला जाता है? जब सरकार अपनी क्या करती है 50% से कम कर देती है, क्या अपना जो शेयर होती है, हो सकता है कि पूरा ही बेच दे, हो सकता है 50% से कम कर दे, ठीक है।
कुछ पार्ट बेच देती है, कुछ शेयर्स अपने क्या कर देगी, प्राइवेट सेक्टर को बेच देगी, तो हम उसको बोलेंगे डिसइन्वेस्टमेंट। क्या बोलेंगे? डिसइन्वेस्टमेंट। और जिसके पास 51% क्या होगा, अधिकार होगा, शेयर्स होंगे जिसके किसी कंपनी में, तो मैनेजमेंट का अधिकार भी उसी का होगा। इतना समझ में आ गया? तो डिसइन्वेस्टमेंट अच्छी चीज है कि बुरी? डिसइन्वेस्टमेंट अच्छी चीज है कि बुरी? अच्छी चीज है, यानी सरकार को सब बेच देना चाहिए। हाँ, यानी पुरखों ने जमीन जोड़ी और आपने उसको बेच के बड़ी बड़ी कार ले ली, बड़ी बड़ी कोठियां बना दी, अच्छी चीज है। हाँ जी, सिलेक्टिव होना चाहिए, है ना। आपने पुरखों की जमीन बेची, आपने उद्योग लगाया और ऐसी 50 जमीनें और खड़ी कर दी, सही है। लेकिन आपने जमीन बेची और आप उसको खा पी गए, वो बुरी चीज। ठीक है, चलो अब इस पे बाद में चर्चा करेंगे। डिसइन्वेस्टमेंट अच्छी चीज है, बुरी चीज है, सरकार को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। वैसे सरकार का बहुत बड़ा हिस्सा, आप देखिए 51,000 करोड़ रुपए सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश डिसइन्वेस्टमेंट द्वारा जुटाने का लक्ष्य बजट में निर्धारित किया गया। अब जैसे एयर इंडिया थी पहले इंडियन एयरलाइंस थी, बाद में एयर इंडिया बनी। एयर इंडिया आज क्या बन गई? टाटा ने ले ली। और टाटा का जो नया नाम है उसका क्या नाम है? अब किस नाम से जानेंगे उस एयरलाइंस को? बताओ भाई। अब एयर इंडिया में थोड़े उड़ोगे आप, अब तो जो टाटा ने नाम दे रखा होगा उसमें उड़ोगे। अब वो कर्मचारी कुछ पुराने मिल सकते हैं, लेकिन अब उसके नए कर्मचारी मिलेंगे आपको। तो टाटा की एयरलाइंस का नाम क्या है? ये तो पता होगा ना। अरे एयर इंडिया को टाटा ने खरीद लिया है भाई, अब क्या नाम है उसका? किसने अधिग्रहण किया एयर इंडिया का? बोलो। एयरलाइंस का नाम क्या होगा वो पूछ रहा हूं मैं। टाटा जो एयरलाइन चलाते हैं उसका नाम क्या है उस एयरलाइंस का? जबकि 10,000 करोड़ रुपए सार्वजनिक संपत्तियों के मौद्रीकरण से प्राप्त करने का लक्ष्य है। मिला? विस्तारा ने अधिग्रहण किया है। किसका? मतलब टाटा ने अधिग्रहण किया है, लेकिन जो एयरलाइंस है उसका नाम क्या होगा? विस्तारा। अखबार नहीं पढ़ते हो क्या? हाँ जी, विस्तारा बोला जाता है उसको। ठीक है, 10,000 करोड़ रुपए सार्वजनिक संपत्तियों के मौद्रीकरण से प्राप्त करने का लक्ष्य है। किससे? सार्वजनिक संपत्ति, पब्लिक प्रॉपर्टी के मौद्रीकरण से प्राप्त करने का लक्ष्य है। सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश पर कम ही निर्भरता इस बार बजट में रखी गई है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में विनिवेश में रुपए 65,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य था, किंतु संशोधित अनुमानों में यह प्राप्तियां रुपए 60,000 करोड़ रुपए की ही अनुमानित है। इससे पूर्व 2021-22 में भी विनिवेश से 14,638 करोड़ ही प्राप्त किए जा सके थे। किसने खींचाई? चलो, जिसने भी बनाई बहुत अच्छी बनाई, है ना। शादी में भी ऐसे खिंचवाना, जब अपनी शादी होगी जिन्होंने भी खिंचवाई। आगे बजट या घाटा, इससे पहले कुछ और होगा भाई, देखना। थोड़ा सा ये बता देता हूं मैं, देखो कितना बुरा खींचा हुआ है ना। पढ़ने वालों को दिक्कत होगी, मैं तो देख ही लूंगा क्योंकि मुझे तो याद है, तो मैं बता ही दूंगा, लेकिन आप लोगों को दिक्कत होगी। रुपए में केंद्रीय बजट 2023-24, रुपया कहां से आता है, रुपया कहां को जाता है, ये पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बड़ा करो। और रुपए कहां से आता है और कहां को जाता है? 34 पैसे जो आते हैं सरकार के पास, वो उधार और अन्य देयताओं से आते हैं। 1 रुपए कमाती है सरकार, 1 रुपए खर्च करती है।
₹1 में 34 पैसे उधार और अन्य देयताओं से आता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो कि जो सबसे ज्यादा बड़ी मद है जहां से पैसा आता है वो क्या है, तब आपने बोलना उधार और अन्य देयताएं। ठीक है। दूसरा हो गया 15 पैसे जो आते हैं वो निगम कर से आते हैं। किससे आते हैं? निगम कर से। देखो ऐसे में ना पढ़ के मुझे नहीं नुकसान, हमारा टाइम तो गया, हम तो जन्नत की सैर कराए हैं मियाँ, तुम्हें करनी हो तुम हो आओ। सुना है वो शायर का, जन्नत की सैर कराए हैं। आपको दिक्कत होनी है, इसलिए थोड़ा सीरियसली जो मैं बोलता हूँ कि इनको बनाइए, इनकी वो बनाइए, है ना, PDF बनाइए, तो थोड़ा अच्छे से होनी चाहिए। ये दिखाई नहीं दे रही, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि ये निगम कर लिखा हुआ है। 15 पैसे निगम कर से आते हैं, 15 ही पैसे इनकम टैक्स से आते हैं, आय कर से। कितने? 15 पैसे इनकम टैक्स से आते हैं, 4 पैसे सीमा शुल्क से आते हैं, कस्टम ड्यूटी से, 7 पैसे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी से आते हैं, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से। किससे आते हैं? केंद्रीय उत्पाद शुल्क यानी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। और 17 पैसे जो आते हैं वो किससे आते हैं? माल और सेवा कर, GST से आते हैं। 17 पैसे किससे आ रहे हैं? GST से आ रहे हैं। कर भिन्न राजस्व, नॉन टैक्स रेवेन्यू जो आ रहा है वो 6 पैसे आ रहे हैं। ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियां जो आ रहे हैं 2 पैसे आ रहे हैं। इन सबको मिला के 100 पैसे हो रहे हैं ना। ₹1 सरकार क्या कर रही है? कमा रही है। अब इसमें जो ज्यादा वाले हैं, जैसे पूछेगा उधार और अन्य देयताओं के बाद कहां से सबसे ज्यादा प्राप्त करती है भारत सरकार? यहां से प्राप्त करती है। कहां से? GST से, 17 पैसे। पूछेगा GST के बाद कहां से प्राप्त करती है, तब आपने बोलना 15 पैसे निगम कर से, 15 पैसे इनकम टैक्स से। ये 4 चीजें याद करके रखिए। कितनी? किस्मत खराब होगी तब यहां से पूछेगा, ऊपर करो, तब पूछेगा कि ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियां कितनी होती है सरकार की, तब आपने बोला 2 पैसे। कितने? कई लाख करोड़ में होता है पूरा, पर हम ₹1 लेके चल रहे हैं कि सरकार ₹1 कमा रही, तो कहां से आ रहे वो ₹1? तो 2 पैसे यहां से कमा रही है सरकार। अब खर्च कहां करेगी? आओ जी, पहले देखो सबसे ज्यादा खर्चा कहां दिख रहा है आपको? ऊपर ऊपर देखिए, और देखिए, और ऊपर जाइए, और ऊपर जाइए, तो 20 पैसे सबसे ज्यादा दिख रहे हैं मुझे। यहीं से क्वेश्चन पूछेगा वो कि जब पैसा जाता है, भारत सरकार का ₹1 जो खर्च होता है, उसमें सबसे ज्यादा खर्चा किस में जाता है? ब्याज अदायगी। मैंने बताया था कि हम पर कितना लोन है भारत सरकार पर। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था टेस्ट में, क्या था आंसर? तो वो तो वापस करना दूर की बात है, सिर्फ ब्याज दे रहे हैं हम 20 पैसा, जितना हम कमा रहे हैं उसका, उसमें से 20 पैसा ब्याज और ब्याज अदायगी में दे रहे हैं। जब मैंने पूछा था आपसे कि मार्च 2023 में भारत सरकार पर कितना कर्जा था, भारत सरकार पर क्या, हम पर कितना कर्जा था? कितना था? 624.7 अरब डॉलर हम पर क्या कर्जा है। उसका ब्याज भी तो देना है, नहीं दोगे क्या? भाग भी नहीं सकते, देश छोड़ के थोड़े भागेंगे, माल्या थोड़े हैं। भारत एक देश है, भारत की एक सरकार है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है ना, तो उसका ब्याज हमें ब्याज ही ब्याज 20 पैसा देना पड़ता है जो ₹1 कमाती है सरकार। उसके बाद क्या दिख रहा है सबसे बड़ा आपको? 17 पैसे, 18 पैसे दिख रहे। कहां पे दिख रहे? ऊपर दिख रहे, ये करों और शुल्कों में राज्य का हिस्सा। 18 पैसे में राज्यों को बांटने पड़ते हैं। केंद्रीय कर जो होते हैं, जो विभाजनीय कर होते हैं, उनमें राज्यों को जो हिस्सा दिया जाता है उसमें 18 पैसे खर्च हो जाते हैं भारत सरकार के। उसके बाद 17 पैसे खर्च हो जाते हैं केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में। सेंटर की जो योजनाएं हैं, उज्ज्वला हो गई, भाई इतने गैस सिलेंडर बांटने हैं, ठीक है, शौचालय बनाने के लिए पैसा देना है, ये तो केंद्र की योजनाएं हैं ना, है। स्वच्छ भारत मिशन है, और बहुत सारी जो योजनाएं केंद्र प्रायोजित योजनाएं होती है, उन योजनाओं को चलाने में 17 पैसे खर्च हो जाते हैं। उसके बाद कहां खर्च हो रहा है ज्यादा? 9 पैसे, या उससे भी ज्यादा है कहीं? 9 पैसे हो रहे हैं। अब नीचे दिखाओ, नीचे मतलब नीचे करो। 9 पैसे खर्च हो जा रहे हैं केंद्रीय आयोजना में। किसमें? 9 पैसे केंद्रीय आयोजना में खर्च हो जा रहे हैं। 9 पैसे आपके वित्त आयोग और अन्य अंतरण में खर्च हो जा रहे हैं। 7 पैसे आर्थिक सहायता में खर्च हो जा रहे हैं। किसमें? 7 पैसे। अच्छा, 8 पैसे रक्षा में खर्च हो जा रहे हैं। किसमें?
रक्षा का जो बजट होता है उसमें 8 पैसे खर्च हो रहे हैं, 7 पैसे आर्थिक सहायता में खर्च हो जा रहे हैं, सब्सिडी वगैरह जो होती है ना, 4 पैसे पेंशन में खर्च हो जा रहे हैं और 8 पैसे अन्य व्यय हैं। अब पेंशन क्या है? अब 2 धारणाएं हैं। एक कि मैंने जीवन दे दिया अपना, सरकार क्या किया, मैंने सरकारी नौकरी की और 60 साल तक मैंने सरकार के लिए क्या किया, काम किया। अब मैं हो गया बूढ़ा, 60 साल का हो गया। अब इसके बाद मेरा पोषण कौन करेगा? मैं अगर 100 साल तक जीऊंगा तो मेरा पोषण कौन करेगा? तो सरकार क्या करती थी? पहले पेंशन देती थी। जब देश गरीब था तब सरकार क्या करती थी? पेंशन देती थी। लेकिन फिर अर्थशास्त्रियों ने कहा पेंशन तो बोझ है, किस पर? अर्थव्यवस्था पर, पेंशन बंद करो। तो नई सरकारों ने क्या कर दिया? पेंशन बंद कर दी। तो पेंशन बंद कर दी तो सारे कर्मचारियों का कहना यही है, टेंशन में है सब लोग। पहले सरकारी नौकरी का जो चार्म था वो क्यों था कि भैया 60 साल तक काम करेंगे, उसके बाद पेंशन मिलेगी, बैठ के खाएंगे, बहू और बेटे क्या करेंगे? सेवा करेंगे, तब तक करेंगे जब तक हमें पेंशन मिलती रहेगी। अब तो क्या हो गया कि आप रिटायर हो गए तो पेंशन तो मिलेगी नहीं, मिलेगी तो उस खुद जमा करनी पड़ती है। आधा खुद करता है कर्मचारी, आधा सरकार करती है उसके लिए, वो बाद में मिलेगी, बट वो उतनी नहीं मिलेगी जितनी की तनख्वाह मिल रही है, जितनी पेंशन मिला करती थी। ठीक है, अर्थशास्त्री की दृष्टि से देखें तो पेंशन बोझ है, किस पर? अर्थव्यवस्था पर। सब्सिडी बोझ है अर्थव्यवस्था पर। अगर आप सब्सिडी देते हो तो लेकिन देश की जरूरत है सब्सिडी देना, लेकिन कहीं ना कहीं तो सैचुरेशन आएगा, एक स्टेज ऐसी आएगी जहां पर सब्सिडी हमें खत्म करनी पड़ेगी, जब हमारा किसान बहुत धनाढ्य हो जाएगा, जब सभी गरीब लोग जो हैं वो मतलब क्या बोलते हैं, गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की संख्या जब समाप्त हो जाएगी इस देश में, है ना, जब सब लोग क्या होंगे? समृद्ध होंगे, जब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सबका सही होगा जैसे विकसित देशों में है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? सब्सिडी भी खत्म करनी पड़ेगी। तो प्रयास शुरू हो चुके हैं विकसित देश बनने की दिशा में, लेकिन पहला जो निवाला बना वो बना सरकारी कर्मचारी। कौन बना? सब्सिडी तो नहीं की गई नीचे, क्योंकि सब्सिडी का एक बहुत बड़ा समुदाय क्या होता है? वोट होता है तो सरकारी कर्मचारी भी, लेकिन क्या करें? मैं मतलब ये नहीं बोलूंगा कि मैं किसके पक्ष में हूं, मैंने दोनों पक्ष बता दिया आपने। अर्थशास्त्री की दृष्टि से पेंशन अर्थव्यवस्था पर बोझ है, और एक सरकारी कर्मचारी की जो सोच है, उसने अपने 60 साल दिए हैं तो कायदे से उसके बुढ़ापे की देखरेख करने का जो दायित्व बनता है वो सरकार पर बनता है। किस पर बनता है? सरकार पर। तो किसी ने कहा भी है कि देश जब गरीब था तब ये पेंशन देते थे, सरकार देश जब से अमीर हुआ है तब से पेंशन बंद हो गई है, लोग टेंशन में है, इसमें है, तनाव में है। अब है बजटीय घाटा। क्या है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, 5 बार लिख दो, 3 बार सुना होगा अभी तक आपने मेरे मुंह से। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब मैं बोल रहा हूं वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बजटीय घाटा 2023-24। नंबर 1 रेवेन्यू डेफिसिट। क्या है? राजस्व घाटा। अब इनकी डेफिनेशन भी पढ़नी है वैसे हमने कि राजस्व घाटा क्या होता है ना, राजकोषीय घाटा क्या होता है, इनकी डेफिनेशन भी पढ़नी है। पर क्योंकि हम सीधे बजट में कूद पड़े हैं तो एक बार मैं पहले डिजिट्स बता देता हूं कि कितना कितना है। प्राप्तियों एवं व्ययों के, राजस्व घाटा पढ़ रहे हैं हम, रेवेन्यू डेफिसिट पढ़ रहे हैं। प्राप्तियों एवं व्ययों के इन अनुमानों से 2023-24 में राजस्व घाटा 869,855 करोड़ रहने का अनुमान बजट में लगाया गया है। यह सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 2.9% होगा। मेन चीज है 2.9। जो एक सामान्य व्यक्ति जो पेपर बनाने वाला होता है वो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, कहाँ से, कि जीडीपी का कितना होगा जी राजस्व घाटा। जो बजट अनुमान है 2023-24 के, बजट अनुमान 2023-24 में राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? आंसर 2.9%। कितना? 2.9%। ध्यातव्य है कि पूंजीपति संपत्तियों के सृजन के लिए दिए जाने वाले अनुदानों को राजस्व व्यय में से घटाने से पश्चात प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का 1.7% ही रहेगा।
अब एक होता, देखो एक तो हमने पढ़ा राजस्व घाटा, एक होता प्रभावी राजस्व घाटा। प्रभावी राजस्व घाटे की डेफिनेशन अलग से पढ़नी है। वैसे उसने यहाँ पे दे दी कि पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन के लिए दिए जाने वाले अनुदानों को राजस्व व्यय में से घटाने के पश्चात क्या निकलता है, प्रभावी राजस्व घाटा निकलता है। और ये प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहेगा, 1.7% रहेगा। कितना रहेगा, 1.7% रहेगा। फिर ज्ञातव्य है कि 2022-23 में राजस्व घाटा जीडीपी का 3.8% रहने का बजट में अनुमान था, किंतु इसका संशोधित अनुमान जीडीपी के 4.1% का है। इतना अनुमान लगाया था लेकिन क्या हुआ, ज्यादा। अब आप कहिए कौन सा ज्यादा हो गया, 3.8 4.1 ही तो हुआ। अरे भैया इसके बीच में कई हजार करोड़ रुपए हैं, क्या है। और ये इसलिए हुआ क्योंकि कोरोना के वजह से क्या हो गया, 3.8 से इतनी बड़ी क्या हो गई मिस्टेक। मतलब मिस्टेक नहीं थी, उन्हें भी नहीं पता था जब ये अनुमान लगाया गया था कि ऐसा होगा, लेकिन कितना हो गया, 4.1% हो गया। क्लियर हुआ, ठीक है। आगे राजकोषीय घाटा, आगे अभी तक हमने क्या पढ़ा, राजस्व घाटा। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, राजकोषीय घाटा। ये इस्कल नहीं है, फिस्कल है, फिस्कल डेफिसिट। इस्कल मत पढ़ देना, ई जैसा लग रहा हो। 2023-24 में राजकोषीय घाटा 17,86,816 करोड़ बजट में अनुमानित है, जो सकल घरेलू उत्पाद का 5.9% होगा। अब फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए वो ये है, क्या 5 मतलब आंसर ये याद रखना आप, जीडीपी का 5.9%, जीडीपी का 5.9%। क्या देखो दो तरीके होते हैं, एक पहले आप राजस्व घाटे की डेफिनेशन पढ़िए, राजकोषीय घाटे की डेफिनेशन पढ़िए। डेफिनेशन बॉक्स में आएंगी अभी। अब क्योंकि मैंने कहा पहले हम बजट में कूद पड़े, इसलिए मैं अभी डेफिनेशन नहीं बता रहा हूं। पहले आप जहां से आपका काम निकलना है पहले उसको तैयार कर लीजिए। डेफिनेशन वगैरह काम आएंगी आपकी मेंस में, इसमें प्री में काम आएगा आपके। ये क्वेश्चन यहां से पूछेगा 2023, नहीं बोलते कि इकोनॉमिक्स करंट इकोनॉमिक्स आती है, तो ऐसे आती है कि 2023-24 में जो राजकोषीय घाटा है, एक क्वेश्चन तो ये पूछेगा कितना रहने का अनुमान है। तो ये बोलते हैं, जब ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है तो बोलते हैं यार किस्मत खराब है हमारी। क्यों, क्योंकि डिजिट याद होती नहीं है और उसने डिजिट में पूछ लिया। तो जो जिसके बाद टेक्निक होती है याद करने की, 17, 86, 816, 17, 86, बीच में 86 था, अगले वाले में 3 डिजिट थी, था तो उसमें भी 86 पर बीच में 1 आ गया था, कुछ ऐसे करके जो याद करते हैं। 816 हो गया ना, 86 के बीच में 1 आ गया तो 816 हो गया, बीच में 86 था, पहले 17 था। 17 कैसे याद करूं मैं, कैसे याद करूं, तो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं किसके, यूएन के। और जितने यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, सतत है ना, जो गोल्स हैं, वो ही राजकोषीय घाटा की पहली डिजिट है। किसकी डिजिट है, तो याद हो गया मुझे कि राजकोषीय घाटा 2023-24 में कितना रहने का अनुमान है, 17,86,816 करोड़ जरूर बोलना है रुपए। खाली इतना मत बोल देना कि इतना तो किसी बड़े उद्योगपति का ही होता है घाटा, ठीक है। जो समझदार व्यक्ति होगा प्रश्न बनाने वाला, वो प्रतिशत से पूछता है। वो दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि 2023-24 के बजट में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है, आपने बोलना 5.9%। मेन आंसर यही होता है, यहीं से 1 नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा, 5.9%, ठीक है। ज्ञातव्य कि अब फिर पुराना भी बताएगा कि 22-23 में राजकोषीय घाटा जीडीपी के 6.4% तक रखने का लक्ष्य पिछले वर्ष के बजट में निर्धारित किया गया था, किंतु संशोधित आकलन में यह जीडीपी के 6.4% अनुमानित है। 6.4 अनुमानित है, संशोधित आकलन में यह जीडीपी का, ठीक है। आगे प्राथमिक घाटा, अब है प्राइमरी डेफिसिट। क्या है, 2023-24 में प्राथमिक घाटा, फिर यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि प्राइमरी डेफिसिट कितना रहने का अनुमान है, जीडीपी का 2.3% अनुमानित है। कितना, अब देख लो, रुको भाई, ये याद कर लो आपने ये पढ़ना है और सीधे यहां जाना है। कहां, बीच का भी काम का होता है, पर नंबर जो मिलेंगे वो यहां से मिलेंगे आपको। कहां से, इसको पढ़िए, 5.9 याद कीजिए।
राजकोषीय घाटा कितना, जीडीपी का 5.9%, राजस्व घाटा कितना 2.9%, प्रभावी राजस्व घाटा कितना 1.7%, प्राथमिक घाटा कितना 2.3%। अगर ये चार चीजें हो गई यार, और अगर मुझको पेपर बनाने के लिए दिया जाता तो मैं चार चीजें यहां पर रखता, चार चीजें सामने रखता, ऊपर नीचे करके देता 1.7, 2.3, 2.9, 5.9। मैं कहता मैच करो, क्या करो, मैच करो, क्या करो, मैच करो। तो बस याद कर लो, राजकोषीय घाटे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, राजकोषीय घाटे को क्या बोलते हैं, फिस्कल डेफिसिट। राजस्व घाटे को क्या बोलते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट। प्रभावी राजस्व घाटे को क्या बोलते हैं, भाई है तो ये भी रेवेन्यू डेफिसिट, लेकिन इसमें प्रभावी एक शब्द है, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्राथमिक घाटे को क्या बोलते हैं, प्राइमरी डेफिसिट, है ना। इसको ढूंढिए, इंग्लिश में लिखिए इसके आगे, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, और उसके सामने इंग्लिश में भी 5.9 को 5.9 ही याद करना है, हिंदी में भी उतना ही करना है। और ज़्यादा अगर आपको बहुत अच्छा लगता है तो 5 ऐसे करके लिख दीजिए, 9 जैसे वो लिखते नहीं हिंदी में, वैसे करके याद कर लीजिए। अगर ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, अगर आपको ये वाले डिजिट नहीं लिखनी आती है तो ये लिखना मत मेंस में, हिंदी वाली काम नहीं चलता है उससे, पता चला एग्जामिनर कॉपी चेक करने वाले की समझ में नहीं आ रहा, है ना। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, है ना। बस एक नंबर तैयार हो गया आपका भी, ऐसे मत सोचना कि सॉल्व, हाँ मेंस के हिसाब से ज्यादा हो गया। आगे ये क्या आ गया भाई, ये कहां का आया, अच्छा प्राथमिक घाटा 2.3% अनुमानित आगे किया गया है। पिछले वर्ष 2022-23 में यह जीडीपी का 2.8% अनुमानित था, जो संशोधित आकलन में 3 ज्यादा ही निकला, सारा अनुमानित कम था निकला ज्यादा। घाटा जब भी ज्यादा निकलता है तो नुकसान ही होता है भाई, फायदा तो होता नहीं है ना। ज्ञातव्य है कि बजटीय घाटों में यह भारी वृद्धियां कोविड-19 ये सबको पता है, कोविड-19 की वजह से हुआ है। आगे सब्सिडी, अनुदान, अनुदान मतलब यहाँ पर अनुदान का मतलब क्या है, ग्रांट नहीं है यहाँ पर, अनुदान का मतलब यहाँ पर सब्सिडी से मतलब है। इस वर्ष के बजट में अनुदान के लिए ना सब्सिडी के लिए किया जाने वाले खर्च में कटौती की गई है, इसीलिए विपक्ष चिल्ला रहा था संसद में, कटौती कर दी, कटौती कर दी। किसमें, अच्छा आपके अंदर एक भाव होना चाहिए, आपने सरकार के साथ रहना है। किसके साथ, सरकार के विरोध में नहीं रहना है। क्यों, क्योंकि आपको क्या बनना है, सिविल सर्वेंट बनना है, सरकारी नौकर बनना है। और नौकर पहले ही अगर मालिक के खिलाफ हो जाएगा, आपके लेखन में सरकार विरोधी चीजें दिखेंगी तो क्या। अच्छा विपक्ष की भी बेइज्जती नहीं करनी है, एक मजबूत विपक्ष भी बहुत जरूरी है देश के लिए, प्रदेश के लिए। विपक्ष जितना मजबूत होगा, सरकार पर जितनी नकेल कसेगा, उतना अच्छा। विपक्ष का काम होता है विरोध करना, पर कई बार गड़बड़ तब होती है जब हर चीज पर विरोध करता है विपक्ष। जब एक बड़े जो सेंसिटिव मुद्दे होते हैं उस पर भी विरोध कर रहा होता है, जहां पर बात देश की होती है तो वहां पर विरोध नहीं करना चाहिए, वहां पर विपक्ष और पक्ष को दोनों को क्या कर देना चाहिए, साथ मिलकर काम करना चाहिए, है ना। तो अब खर्च में कटौती कर दी भाई, तो विपक्ष ने हल्ला करना ही था। तो विपक्ष का हल्ला करने के पीछे जो उद्देश्य तरीके होते हैं ना अलग अलग हल्ला करने के, एक ऐसा उद्देश्य लग रहा था कि भ्रमित किया जा रहा था लोगों को कि जी सब्सिडी कम कर दी, सब्सिडी कम। अब सब्सिडी कम कर दी तो कौन प्रभावित होगा, किसान प्रभावित होगा, गरीब प्रभावित होगा, आम आदमी प्रभावित होगा। अब जब प्रभावित होगा तो वो क्या करेगा, ये वोट खींचने का भी एक तरीका होता है तो ये इकोनॉमिक्स, लेकिन मैंने कहा थोड़ा बहुत यहाँ पे राजनीति भी समझिए, है ना। एक अच्छा विपक्ष जो होता है उसे सच बोलना चाहिए, उसे बताना चाहिए कि सब्सिडी देश की अर्थव्यवस्था पर बोझ होती है। सब्सिडी तब तक दी जानी चाहिए जब तक कि उसकी आवश्यकता है। अगर उसकी आवश्यकता कम प्रतीत हो रही है तो धीरे धीरे आदत दिलानी है, क्या, सब्सिडी कम करने की। क्या करने की, कम करके धीरे 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 सब्सिडी को क्या करना है, समाप्त करना है, अगर अर्थव्यवस्था को आपने अच्छा बनाना है। ये समझ में आ गया। तो वर्ष 2023-24 के बजट में कुल
40, 30, 83.63 करोड़ रुपए का अनुदान प्रस्तावित है, सब्सिडी प्रस्तावित है, जो कुल व्यय का लगभग 8.95% है। कुल व्यय का कितना? 40, 30, 83.63। दशमलव के बाद 63 नहीं बोलते हैं, दशमलव के बाद क्या बोलते हैं? डेसिमल 63, अलग अलग बोला जाता है। यानी 40, 30, 83.63। अब ये डिजिट याद करनी पड़ेगी आपको। तो मैंने कहा जब वो प्रश्न आएगा तो टफ माना जाएगा, जब ये आएगा तो ये आसान माना जाएगा, क्योंकि ये तो याद हो सकता है। 8.95 कुल व्यय का लगभग कितना? 8.95। अनुदान में प्रस्तावित राशि में से इतना 197,350 खाद्य सब्सिडी के लिए। किसके लिए? खाद्य सब्सिडी के लिए। क्या गेहूं 2 रुपए किलो उगता है क्या? तो मिलता कैसे है आपको? अरे भाई 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल राशन की दुकानों में मिल रहा है। सरकार की योजना है, यूपीए 2 की योजना है। खाद्य सुरक्षा बिल पास हुआ था। 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो अनाज मिलता है बीपीएल परिवार को, प्रति व्यक्ति के हिसाब से मिलता है। महिला के नाम पर कार्ड बनाया जाता है ना, प्रति व्यक्ति के हिसाब से मिलता है। धीरे धीरे उसमें चीज़ें बढ़ाई जाएंगी। अभी तो चावल, गेहूं, चावल मिल रहा, फिर मोटा अनाज भी मिलेगा, दालें मिलेगी। दालें मिलती हैं, ठीक है, मेरा नहीं है कार्ड तो मुझे नहीं पता। दालें मिलेंगी, फिर धीरे धीरे अंडे मिलेंगे, उसमें एग भी मिलेंगे, हो सकता है उसमें दूध मिले, बटर मिले। एक दिन तो 2-3 रुपए किलो मिलता है, दूसरे दिन फ्री में मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है किलो? चावल, जो बीपीएल वाले। नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि अंडे मिलते हैं। दरअसल ऐसा ना, हमें तो वो भी तो प्राप्त करना, स्वास्थ्य, हेल्थ सेक्टर, हेल्थ भी तो देखनी है। अंडर न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं अधिकतर बच्चे। बिलो पॉवर्टी लाइन जो है, उस माल न्यूट्रिशन को भी तो खत्म करना है। बढ़ते हुए बच्चों को प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? दालों से मिलेगा, एग से मिलेगा, दूध से मिलेगा। तो धीरे धीरे ये चीजें बढ़नी है। यानी जिनके पास बीपीएल कार्ड है, वैसे तो गरीबी को खत्म करने का प्रयास चल रहे हैं, लेकिन एकदम तो खत्म होगी नहीं इस देश में, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा है। ठीक है, लेकिन मैंने कहा जब तक है गरीबी, तो उन गरीबों को जो अधिकार है क्या करने का, कैलोरीज लेने का, तो वो उनको दिया जाएगा भाई। समझ में आया? पहले चीनी और केरोसिन मिलता था, नमक मिलता था। केरोसिन अब नहीं मिलता है। चीनी बंद हो गई। गुड़ मिलता है, नमक भी नहीं मिलता। नमक तो सस्ता है, ले सकता है कोई भी। अनुदान में प्रस्तावित राशि में से भैया 197,350 खाद्य सब्सिडी। अलग क्वेश्चन पूछेगा, खाद्य सब्सिडी पर कितना? 197,350, 197,350, 197,350, 197,350 करोड़ रुपए, है ना। इतने का तो फोन लेके घूमते हो आप, तो करोड़ जरूर लगाना है। क्या लगाना है? करोड़ रुपए। ठीक है, खाद्य सब्सिडी के लिए। उसके बाद है 17,50,099.92 करोड़ रुपए उर्वरक सब्सिडी। अब देखो यहाँ पे डिजिट बड़ी दिखाई दे रही होगी आपको, 1 2 3 4 5 6, लेकिन यहाँ पे 7 दिखी, 1 2 3 4, अच्छा यहाँ पे भी 6 है। 175,099.92 करोड़ रुपए फर्टिलाइजर पर सब्सिडी दी जाती है किसानों के लिए। क्योंकि किसान अगर भाई सब्सिडी नहीं देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या? अनाज हो जाएगा बहुत महंगा, है ना। तो सरकार सब्सिडी देता था 2257.09 करोड़ रुपए पेट्रोलियम सब्सिडी के लिए। किसके लिए? पेट्रोल महंगा है, डीजल सस्ता है। डीजल अगर महंगा होता है तो ट्रक का भाड़ा बढ़ता है, ट्रक का भाड़ा बढ़ता है तो फिर तो भैया सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएंगी। इसलिए भाई क्रूड ऑयल जो आया था वो तो एक जैसा था, उसी को रिफाइन किया, रिफाइनरी ने किया, उसमें से पेट्रोल निकला, वो महंगा है। ये माना जाता है कि उच्च वर्ग जो है वो पेट्रोल यूज़ करता है, ठीक है। और जो जितने भी मालवाहक, जितनी भी गाड़ियां हैं, वो सब क्या करते हैं? डीजल यूज़ करती हैं। तो डीजल थोड़ा सस्ता है, सब्सिडी दी जाती है। उससे सस्ता क्या है? केरोसिन है। अगर मिलता है कहीं तो मिट्टी का तेल और सस्ता है, क्योंकि गरीब उससे स्टोव जलाता था, उसमें उसको और सस्ता किया गया। निकला तो एक ही कीचड़ से है ना, क्रूड ऑयल से निकला है ना। तो ये बता रहा हूं मैं पेट्रोलियम सब्सिडी के लिए। इतना क्लियर हो गया?
ठीक है, अच्छा जी, और क्या बताना था? बजट में अनुदान व्यय में, मतलब जो सब्सिडी दी गई है, खाद्य अनुदान कितना है? 19735, 197,350, यानी 48.96% तो खाद्य अनुदान है। उर्वरक अनुदान 43.44% है। 175,099.7, ये याद करना है आपने, यहाँ से आपको एक नंबर मिल सकता है ना। पेट्रोलियम अनुदान कितना है? 0.55। ये देखो ना, यहाँ पर धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। पहले ज़्यादा था ये, हम लोगों ने जब अपने समय में तैयारी की थी तो ज़्यादा था ये, ठीक है। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और बताऊं, अगर आप यूरोपीय देशों में जाओगे वहाँ डीजल महंगा है, पेट्रोल सस्ता है, या डीजल और पेट्रोल के रेट एक जैसे हैं। क्यों? क्योंकि डीजल को वो चाहते हैं कि कम से कम यूज़ करें लोग। क्या करें? कम यूज़ करें। आप भी हो, आप कार लेने जाओगे तो एक आम मानसिकता नहीं है, यार डीजल कार लेता हूँ, डीजल सस्ता है। डीजल महंगा हो जाएगा तो आप डीजल कार नहीं लोगे। डीजल ज़्यादा पोल्यूशन करता है बजाय कि पेट्रोल के। पेट्रोल से कम पोल्यूशन करता है कौन? सीएनजी। सीएनजी से कम पोल्यूशन करता है कौन? मतलब जीरो पोल्यूशन करती है कौन? इलेक्ट्रिक, है ना। तो इलेक्ट्रिक पे आपको लोक लुभावन क्या दिए जाएंगे? अवसर दिए जाएंगे। आपको सरकार प्रोत्साहित करेगी, इलेक्ट्रिक कार लो भाई। अगर आपकी रनिंग खाली 100 किलोमीटर है, आपने कहा नहीं जी मैं तो लेह लद्दाख भी जाता हूँ घूमने साल भर में एक बार जी मैं वहाँ जाता हूँ, एक बार जी मैं केदारनाथ बद्रीनाथ जाता हूँ, वहाँ इलेक्ट्रिक कार अगर बीच में रुक गई तो, यही तो करते हो। डीजल आपकी रनिंग ज़्यादा है तो आप क्या करते हो? प्रेफर करते हो क्या? डीजल की गाड़ी। क्यों? कि रनिंग ज़्यादा है जी मेरी, मैं साल भर में लाख किलोमीटर चला देता हूँ, तो डीजल लोगे आप। लेकिन पेट्रोल गाड़ी पावर और इंजन जल्दी से क्या नहीं मांगता है? सर्विस नहीं मांगता है पेट्रोल वाला, इसलिए लोग पेट्रोल को प्रेफर करते हैं। क्या समझ में आया? चलो जी आगे। ब्याज अदायगी। भैया ब्याज अदायगी सरकारी खर्च की सबसे बड़ी मद है। अभी बताया था मैंने, 1 रुपये कमाती है और 1 रुपया कहाँ खर्च करती है। 1 रुपये जब खर्च करती है तो उसमें कितना पैसा पड़ा था हमने? 20 पैसा। ब्याज अदायगी में कितना पैसा पड़ा था? 20 पैसा। और वो 20 पैसे कितने हजार करोड़ रुपए के बराबर है? इतना 10,79,971 करोड़ रुपए। कितना? सबसे बड़ी मद जो सरकार की कमाई है उसमें से एक बड़ी कमाई यानी 20 पैसे चले जाते हैं किसमें? ब्याज अदायगी में। और वो लगभग 20 पैसे कितने के बराबर होते हैं? 10,79,000, 69 नहीं, 79,000। हाँ 79 है वो, 69 के बाद 70 आता है ना, 79 के बाद 80 आएगा। अरे भाई, हाँ गलत बोल दिया, मेरे लिए चिंता बढ़ा दी। देश के लिए बड़ा, हिंदी अगर गड़बड़ हो रही है तो चलो 971 करोड़ रुपए का प्रावधान है, और हिंदी भाषी राज्य में, है ना। 971 करोड़ रुपए का प्रावधान है जो कुल बजट का 23.98% है। कितना? अब ये याद करना है आपने, 23.98% ब्याज अदायगी में। 20 पैसे वो अलग चीज है, पैसों में 20 पैसे हैं, लेकिन यहां पर 23.98 ये परसेंट में बता रहा है। क्या बता रहा है? ये कम ज्यादा होते रहते हैं। क्या होते हैं? कम ज्यादा होते रहते हैं। कभी कभी सरकार क्या करती है, ज्यादा निपटा दिया, नहीं होता, हम लोन लेते हैं कई बार, ज्यादा किस्त भर देते हैं तो अगली बार कम पड़ती है, तो ये कम ज्यादा हो सकता है। वहां पर आपने 20 पैसे ही बोलने हैं, यहाँ पे आपने 23.98% बोलना है। पिछले वर्ष 2022-23 के बजट में ब्याज भुगतान हेतु, अब देखो पिछली बार कम दिया था हमने, 940651 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, जबकि इस व्यय का संशोधित अनुमान भी 940651 करोड़ का ही है। आगे, कर्जा तो लगातार लेते रहते हैं ना हम, ये क्या वास्तविक बजट वर्ष ब्याज अदायगियां, ठीक है, इस समय हमने इतना दे दिया। आगे आगे बढ़ो। प्रत्यक्ष कर, कितने मिनट हो गए? कर दो इसे, फिर अगले उसमें बनाएंगे।